हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक अगेन विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 4 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम आज के न्यूज़पेपर का थोड़ा ओवरव्यू देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज जो है या तो वो पॉलिटिकल न्यूज है या तो वो रीजनल न्यूज है। ओके, सो हाँ, जो भी न्यूज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लैट एलिट के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी उसको अपन कवर अप करेंगे। बाकी न्यूज को अपन स्किप करेंगे। ठीक है, आज की न्यूज में पता लगेगा कि कैसी न्यूज स्किप करनी है और कैसी न्यूज में पढ़ना है। ठीक है, चीज अपन समझेंगे उसको, और जो न्यूज हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी वो अपन पढ़ने वाले हैं। सो यस, सो द फर्स्ट न्यूज इट्स अबाउट दी, अगर हम बात करें तो इट्स अबाउट दी व्हाट, सॉरी, इट्स अबाउट दी योगी जी का स्टेटमेंट। ओके, योगी जी के स्टेटमेंट की बात चल रही है क्योंकि हुआ क्या ये बहुत बड़ा क्लैश था योगी जी और नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में विद इन दी पार्टी बहुत बड़ा क्लैश हो रहा था। अराउंड 15-20 डेज पहले ये क्लैश खत्म हुआ। सो व्हाट हैपेंड, तो योगी जी ने आज जाके क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने बोला कि ऐसे कोई क्लैश की कोई बात नहीं थी, बात थी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, है ना। और ये सब कुछ भी स्पेकुलेशन जो भी था कि लीडरशिप चेंज होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, वो सब खराब बात है, ऐसी कोई बात उठी ही नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। और हाँ, ये भी उन्होंने मना कर दिया, ये भी उन्होंने एक तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दी कि मुझे दिल्ली नहीं मूव करना है ना, क्योंकि ना ही मोदी जी ने मुझे बोला था कि आप दिल्ली आओ, अपन यूनियन लेवल की पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्टेट में ही खुश हैं, और मैंने बल्कि मोदी जी से ये सीखा भी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, और अब वो यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे उनसे कुछ मिला, है ना। सो ये सब जो विद इन दी पार्टी क्लैश हो रहा था, ये सब स्पेकुलेशन थी, और स्पेकुलेशन को उन्होंने खत्म कर दिया, रेस्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। सो ये थी पहली न्यूज। है पॉलिटिक्स बट इंटरेस्टिंग न्यूज है, सो रीड इट, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। नाउ दिस वन इज अबाउट द राहुल गांधी एंड अपोजिशन लीडर्स। तो अगेन ये पॉलिटिकल न्यूज है, हमें स्किप करना है। सो यस, जब हम महाराष्ट्र की बात करें, सो महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में एक्सिस डेथ, अब हर स्टेट की एक्सिस डेथ निकल रही है, हर स्टेट की निकल रही है। ओके, सो महाराष्ट्र में भी एक्सिस डेथ निकली, पहले पंजाब में भी थी। ओके, सो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक्सिस डेथ कितनी निकली, 3 टाइम्स हाइयर देन दी जो ऑफिशियल डेटा आया। इट्स 3 टाइम हाइयर देन दी ऑफिशियल डेटा। सो अगेन इट्स अ वेरी वेरी सैड न्यूज। नाउ नेक्स्ट न्यूज क्या है कि सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट आया, और उसमें भी 99% ओवर दी 99% ऑफ द स्टूडेंट पास कर गए। वहीं 12th का भी रिजल्ट आया था, तो 12th के रिजल्ट में भी अराउंड 99.4% ऑफ द स्टूडेंट्स पास हुए थे। तो बिकॉज इस बार एग्जाम नहीं हुए तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट पास्ड। ओके, और लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर कंपैरिजन में 91.4% थे 10th क्लास में इन ईयर 2020, और इस बार की बात करें तो 19% ऑफ द स्टूडेंट पास दी सीबीएसई क्लास 10th एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनेशंस नहीं हुए। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज। सो अगेन दिस इज समथिंग अबाउट सिटी, सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। सो वी डायरेक्टली मूव टू द रीजनल पेज। तो अगर रीजनल पेज में भी देखेंगे ना, तो दिस समथिंग अबाउट दी व्हाट, कि नहीं पढ़ना है, रीजन भी क्योंकि ये रीजनल न्यूज है और क्राइम रिलेटेड न्यूज है, तो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती। मूविंग फर्दर, सो अगेन दिस इज समथिंग अबाउट हैदराबाद एनकाउंटर, नहीं पढ़ना है हमको क्योंकि रीजनल न्यूज में आ जाती है। हाँ, लव अग्रवाल, लव अग्रवाल की हम बात करें तो लव अग्रवाल बेसिकली ही इज द करंट ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, है ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में। उन्होंने ये बोला है कि अभी भी सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई है कंट्री में, सेकेंड वेव अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। उन्होंने एग्जांपल दिया, देयर आर 10 डिस्ट्रिक्ट्स इन द केरला जहां पर अभी भी केसेस जो है बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं कोविड-19 के। सो ये स्पेकुलेशन जो था कि अब सेकंड वेव खत्म हो गई एंड वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड वेव, ये सब स्पेकुलेशन को उन्होंने स्टक डाउन कर दिया और सिंपल सी बात बोली, अभी भी सेकंड वेव एग्जिस्ट कर रही है, सेकंड वेव पहले खत्म होगी, उसके बाद थर्ड वेव आएगी, तो अभी भी सेकंड वेव है। और ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका, केरला का एग्जाम्पल दिया, और भी स्टेट्स एग्जाम्पल दिया, जैसे मणिपुर का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, मिजोरम का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन सारे स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया, और डिस्ट्रिक्ट के साथ एग्जाम्पल दिया कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी अभी भी सेकंड वेव एग्जिस्ट कर रही है। मूविंग फर्दर, सो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज अबाउट दी सर्कमस्क्रिप्शन, इसको अपन पढ़ेंगे।
है ना। एंड दिस समथिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड द सेकंड इशू जो अपन पढ़ेंगे, इट्स अबाउट द प्रोवाइडिंग हॉरिजॉन्टल कोटा द बिहार वे। इसमें अपन समझेंगे व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कोटा एंड व्हाट इज वर्टिकल कोटा, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। ओके चलो, सो द फर्स्ट इशू, तो फर्स्ट एडिटोरियल, इट्स अबाउट द सर्कमस्क्रिप्शन। एंड हमने कल इस पे न्यूज भी पढ़ी थी। कल इस पे न्यूज ये थी, गवर्नमेंट ने बोला था कि जो पर्सन, जो भी जम्मू एंड कश्मीर का रेसिडेंट, जो भी जम्मू एंड कश्मीर का रेसिडेंट अगर वो प्रोटेस्ट में पाया जाता है, प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होता है, तो उसको जॉब्स नहीं दी जाएंगी और उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, है ना। ये चीज गवर्नमेंट ने बोल दी थी, और जिसका फिर अपोजिशन पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल अपोजिशन पार्टीज ने बहुत ज्यादा अपोज किया था। बोला था ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है स्टेप, और ये ऑटोक्रेटिक स्टेप की तरफ जा रहे हैं, ऐसा रीजनल पार्टी से कहना था। उसी बेसिस पर ये एडिटोरियल लिखा गया। नाउ द फर्स्ट एडिटोरियल है क्या, तो बताया गया कि देखो, पासपोर्ट लेने के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स लेने के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस, ये डेली रूटीन है, और ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में होता है। यूएस में भी है, इंडिया में भी है, कि अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो पुलिस वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है। बहुत सारी कंट्रीज, डेमोक्रेटिक, मेजोरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में ये सारी चीजें होती हैं। अभी जम्मू एंड कश्मीर में एक और सर्कुलर इशू हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इशू किया। उन्होंने बोला कि अगर जो भी पर्सन स्टोन थ्रो, मतलब स्टोन पैडलिंग या फिर स्ट्रीट प्रोटेस्ट में पास्ट में उसने ज्वाइन किया हुआ था, मतलब स्टोन पैडलिंग या फिर स्ट्रीट प्रोटेस्ट में किया है पास्ट में, तो उस पर्सन को पासपोर्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगा, और दूसरा उसको जॉब्स नहीं दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाएगी। ये सर्कुलर इशू कर दिया। ओके, अब ये सर्कुलर इशू करने का मेन फंडा क्या था? मेन फंडा सीआईडी के स्पेशल ब्रांच यूनिट ने बताया। उन्होंने बताया कि हम नहीं चाहते कि कोई भी सब्जेक्ट उस चीज में इन्वॉल्व हो जो कि लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को उसने ब्रीच किया या पब्लिक ऑर्डर को ब्रीच किया, वो गवर्नमेंट फंक्शनरीज कर रहा हो, या फिर कोई पासपोर्ट देने के बाद ऐसी कंट्रीज में जाके हमारे देश का नाम खराब करे, या वहां जाके उन इश्यूज में इन्वॉल्व हो जो इश्यूज उसके मतलब के नहीं है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी या इंडिया की सुवेरेनिटी को ब्रीच करता हो। इसीलिए हमने ये सर्कुलर इशू किया। ओके, फिर आगे बेसिकली रिपोर्ट आया, बहुत सारी रिपोर्ट आई, ऑफिशियल लिस्ट डाउन की गई। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कोई लिस्ट नहीं है, गवर्नमेंट के पास लिस्ट है, गवर्नमेंट के पास नाम है कि कौन कौन लोग स्ट्रीट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है पास्ट में। सो उसमें अराउंड 20,000 पीपल के लिस्ट डाउन किए गए फ्रॉम 2008 टू 2017 इन 10 साल के बीच में जो लोग भी स्ट्रीट प्रोटेस्ट या स्टोन पैडलिंग में इन्वॉल्व थे, उन 20,000 लोगों की ऑफिशियल लिस्ट गवर्नमेंट के पास है। सो उन 20,000 लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि उनको पासपोर्ट नहीं मिलने वाला, और उनको आपका गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, वो अब इलीगल हो गए। अब ऐसा नहीं, सर्कुलर जो इशू हुआ वो सर्कुलर बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सर्कुलर बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सर्कुलर बिल्कुल भी अगेंस्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, या अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है। इंडिया में एक एक्ट एग्जिस्ट करता है, पासपोर्ट्स एक्ट 1967, और पासपोर्ट एक्ट 1967 का सेक्शन 6 क्लॉज 2 क्या बोलता है? सिंपल सी बात बोलता है कि अगर कोई एप्लीकेंट किसी रीजन से किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिसमें कंट्री की सोवरेनिटी, कंट्री की इंटीग्रिटी या कंट्री की सिक्योरिटी डिटरमाइन होती हो, या कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी ब्रीच होती हो, तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं पासपोर्ट देने से। ये बात बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है पासपोर्ट एक्ट 1967 जो कि इंडिया में एप्लीकेबल होता है, उसके सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 में, कि अगर आप सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी को ब्रीच करते हो तो आपका पासपोर्ट डिनाई कर दिया जाएगा विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी। हाँ, अब ऐसा नहीं कि सर्कुलर में कोई रेमेडी नहीं है, सर्कुलर बिल्कुल रेमेडी है। सर्कुलर में जिन लोगों को, जिस सर्कुलर में लिखा हुआ है ना कि जो लोग भी प्रोटेस्ट में या स्टोन पैडलिंग में इन्वॉल्व थे उनको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाएगी, अगर उनके पास लीगल रिकोर्स है, अगर वो ट्रायल कोर्ट चले जाते हैं, ट्रायल कोर्ट जाने के बाद ट्रायल कोर्ट से अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेते हैं तो उनको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये सिंपल सी बात लिखी हुई है
कि अगर आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट की जरूरत है, लेकिन अगर आप उन 20,000 की लिस्ट में आते हो तो आप ट्रायल कोर्ट जाओ, ट्रायल कोर्ट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करो। और वो इजी नहीं है, आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि हम क्यों स्टोन पैटलिंग या स्ट्रीट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे। उसके बाद अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है तो ट्रायल कोर्ट आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद आप पासपोर्ट जो है ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, ये सिंपल सी बात लिखी हुई है। फिर जो सेकंड पैराग्राफ है एडिटोरियल का है, इट्स समथिंग अबाउट दी के यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के बारे में, जिसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर इज समथिंग अबाउट कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, नेगेटिव पॉलिटिकल एक्टिविटी जो चल रही है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो खत्म हो जाए। और उस चीज को लेकर यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए, बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने भी स्टेप्स लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया था यूनियन टेरिटरी के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को इन दी ज्वाइंट डिस्कशन में, है ना। जून में डिस्कशन हुआ था, ज्वाइंट डिस्कशन, उसमें उनको बुलाया भी गया था। बट ये देखा जाए इस तुम्हारा देखा जाए तो इस इशू के बाद भी, इस डिस्कशन के बाद भी, इस यूनियन गवर्नमेंट के इतने इन्वॉल्वमेंट के बाद भी, अच्छा यूनियन गवर्नमेंट की भी गलती है इसमें, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक तो आर्टिकल 370 हटाया, और 370 के बाद पूरे तरीके से एक तरीके से कर्फ्यू टाइप लगा दिया था पूरे स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 2019 में। और फिर 2019 से अगस्त 2019 से कर्फ्यू लगा हुआ है, और अभी जाकर भी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में खुला हुआ नहीं है। पहले वो 2019 में तो स्टेट था, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना, यूनियन टेरिटरी के बाद फिर कोविड-19 आ गया, कोविड-19 में लॉकडाउन लग गया। तो अराउंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो रेसिडेंट्स हैं, अराउंड 2 इयर्स से एक तरीके से अपने ही स्टेट में या अपने ही घर के अंदर बंद पड़े हैं। तो हाउस अरेस्ट, सारे लोग वहां के हाउस अरेस्ट की सिचुएशन में। तो यूनियन गवर्नमेंट उस चीज को सुधारना चाहती है, उस चीज को गलती को मानना चाहती है, और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज, यूनियन टेरिटरी से सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया भी, इनवाइट भी किया था डिस्कशन के लिए, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसमें डिसअपॉइंटमेंट में ही मिली, क्योंकि डिस्कशन में यही इशू रेज हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेटहुड देना चाहिए। बट वही बात, अब स्टेटहुड तो नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ही लॉ पास ना कर दे अबाउट दी स्टेटहुड। ओके, सो ये था अपना पहला एडिटोरियल, एंड इट्स अबाउट दी जम्मू एंड कश्मीर इशू, और जम्मू एंड कश्मीर में सर्कुलर जो इशू है उसके बारे में। नाउ the second issue is about the providing horizontal quota the Bihar way। अच्छा, पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन होता क्या है ना। ये सबसे बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल कोटा, एंड व्हाट इज वर्टिकल कोटा। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं वर्टिकल कोटा। सो लेट्स सी कि देयर आर 100 सीट्स, 100 सीट जो है रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। 100 सीट्स क्या है? रिजर्व कैटेगरी के। 100 सीट्स पे क्या लगता है? वर्टिकल कोटा लगता है। ओके, अब देखो, अब 100 में से 30 एससी की होंगी, है ना, तुम्हारा 25 एसटी की होंगी, और रिमेनिंग ओबीसीज की होंगी। यही रहता है ना, जो रिमेनिंग बची अपना, जैसे रिमेनिंग देखा जाए तो 45, तो 45 जो सीट्स बची वो ओबीसीज की है, 25% एसटी की है, और 30 सीट्स एससी की है। ये वर्टिकल कोटा है कि आप कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दे दो, ये वर्टिकल कोटा। हॉरिजॉन्टल कोटा क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर आर 100 सीट्स, है ना, देयर आर 100 सीट्स। अब बोला गया कि विमेन को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि विमेन को, अच्छा ये वर्टिकल कोटा है, ये याद रखना, ये वर्टिकल कोटा है। जब परसेंटेज वाइज और कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन दिया जाता है तो दैट्स अ वर्टिकल कोटा। विमेन को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि विमेन को 20% हॉरिजॉन्टल कोटा मिलेगा। ये ठीक है, ये अपन मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं सिचुएशन कि विमेन को 20% हॉरिजॉन्टल कोटा मिलने वाला है। अब वर्टिकल कोटा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि 30% जो 30 सीट जो क्या है, चलो 50 सीट्स लेके चलते हैं कि 50 सीट्स रिजर्व्ड है। 50 सीट्स कितनी है? रिजर्व्ड है, जिसमें 50 में से 20 एससी को जाएंगी, है ना, फिर उसके बाद 15 जो है वो आपकी एसटी को जाएंगी, और रिमेनिंग जो बची 25 या 15 जो है वो ओबीसीज को जाएगी। यही है। अब देखो, रिजर्व कितनी है? 50 सीट।
अनरिजर्व कितनी है 50 सीट्स। तो वुमेन को कितना मिला, वुमेन को ओरिजिनल कोटा कितना मिला 20%। तो 20% अनरिजर्व्ड में, मतलब 20% का निकाल लो तो 10 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। और उसके बाद एससी की 20 सीट्स है ना, तो एससी का भी 10% विमेन को रिजर्व रहेंगी। मतलब विमेन इन दी एससी कैटेगरी इस 20 सीट्स में से उनको मिलेगी, मतलब 4 सीट्स विमेन को मिलने वाली है, विमेन एससी को मिलने वाली है। इसमें से मतलब 3 सीट्स जो है वो विमेन को मिलेगी, विमेन एसटी को मिलेगी, और 15 में से 3 सीट्स भी विमेन ओबीसी को मिलने वाली है। तो हॉरिजॉन्टल कोटा की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कोटा जो होता है इट्स बेसिकली अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू एवरी कैटेगरी ऑफ द बेनिफिशियरीज। सारी कैटेगरीज थी, अनरिजर्व था, एससी था, एसटी था, ओबीसी था, सारी सीट्स में विमेन को 20% रिजर्वेशन मिला। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, है ना, कि सबको सारी कैटेगरीज में विमेन को रिजर्वेशन दिया गया, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कोटा। और वर्टिकल कोटा कि आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हो कि 25% एससी, अब एससी में कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हॉरिजॉन्टल कोटा में फर्क पड़ता है उस कैटेगरी में कौन आ रहा है। ओके नाउ अब ये इशू क्या है, रिसेंटली हुआ क्या, बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम लोग 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देंगे विमेन को, कहां पर, स्टेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में। अच्छा, अब 33% देने वाले हैं विमेन को, तो इसका मतलब क्या है कि 33% ऑफ द एससी जो रिजर्व कैटेगरी है, एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस सारे वर्टिकल कोटा में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। और यहां पर एक्सप्लेन भी किया गया कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रिफर टू व्हाट, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू अदर कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज सच एज women, veterans, transgender communities and individuals with disabilities cutting through the vertical categories, है ना, वर्टिकल कैटेगरीज में कट डाउन किया जाता है और विमेन, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज और इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। और अभी हम बिहार की बात करें, तो बिहार में सिचुएशन जो है वो देखा जाए तो 60% रिजर्वेशन सीट दी जाती है, 60% रिजर्वेशन है किधर, स्टेट की हायर एजुकेशन में, और वो 6 वर्टिकल कैटेगरी में डिवाइडेड है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिर उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी है, फिर उसके बाद ओबीसीज भी है एंड अदर चीजों में भी है। ओके नाउ ऑथर ने जो बोला है, ऑथर का जो सिंपल सा कंसर्न है इस चीज में, ऑथर ने ये बोला है कि देखो जरूर 60% जो रिजर्वेशन दिया गया बिहार के हायर एजुकेशन में वो जरूर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को वायलेट करता है, बट बिहार में जरूरत है। अब बिहार में जरूरत क्यों है वो यहां पता लगाया उन्होंने, यहां बताया कि ड्रॉपिंग आउट ऑफ वर्कफोर्स, एक रिपोर्ट निकल के आई फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में पता लगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें पता लगा कि 2005 में अराउंड 31.79% विमेन काम करती थी। जो टोटल वर्कफोर्स है, टोटल वर्कफोर्स में से 31.79 जो थी विमेन काम करती थी, परसेंटेज विमेन काम करती थी। और वही रिपोर्ट 2009 में कंपेयर किया जाए तो 2009 में 28% बच गया। तो विमेन वर्कफोर्स कम होता जा रहा है, ड्रॉप आउट होता जा रहा है। और वही हम बिहार की बात करें तो बिहार में हम देखा जाए तो कंपैरिजन टू द यूनियन, तो 6.4% ऑफ द विमेन आर वर्किंग इन द अर्बन एरिया एंड 3.9% ऑफ द विमेन वर्किंग इन द रूरल एरियाज एज कंपेयर टू द इंडियन फिगर। इंडियन फिगर की बात करो 24% है और ये 20% है, 24% इन द रूरल एंड 20% इन द अर्बन। तो अगर देखा जाए तो कितना सारा डिफरेंस आता है बिहार और अर्बन रिजर्वेशन में भी, विमेन वर्कफोर्स में भी। कहां पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, एवरेज निकाले तो 100 अगर लोग काम करते हैं तो 20 विमेन है, लेकिन वहीं हम बिहार की बात करें तो सिर्फ 6 विमेन है 100 में से। और रूरल एरिया में और बुरी कंडीशन है, रूरल एरिया में ऑल ओवर इंडिया 24% कि 24 विमेन काम करती है अगर 100 वर्कफोर्स है टोटल। तो और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में अगर 100 लोग काम करते हैं तो सिर्फ 4 विमेन है जो कि रूरल एरियाज में काम करती हैं। फिर आगे यही बताया कि देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं कि विमेन मेजरली ये काम नहीं करती क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि देखा जाए तो अनपेड वर्क इसमें कैलकुलेट नहीं होता और मेजॉरिटी ऑफ दी विमेन अनपेड वर्क करती है, जैसे कि डोमेस्टिक वर्क है ना, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं होम मेकर बोलते हैं, वेमेन को बोला जाता है हाउसवाइफ बोला जाता है, हाउसवाइफ नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ होम मेकर। तो होम मेकर जो है इट्स अनपेड वर्क। सो अनपेड वर्क जो है
उसको इस चीज में कैलकुलेट नहीं किया जाता, वर्क फोर्स में कैलकुलेट नहीं किया जाता। वर्क फोर्स में वो काम कैलकुलेट होते हैं जिससे कुछ अर्निंग आ रही हो, तो उसमें ये चीज कैलकुलेट नहीं होती। और भी बहुत सारे सोशल बैरियर्स हैं जो कि विमेन को रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से। क्योंकि इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी बहुत ज्यादा अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखी हुई है, बहुत ज्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया में। पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि मैन जो है, मैन ही घर से बाहर निकलेगा, मैन ही घर से बाहर जाके काम करेगा। जिससे देखा जाए तो मेल का स्कूल ड्रॉप आउट जरूर डिक्रीज हो गया, बट फीमेल का ड्रॉप आउट उतने ही स्टेगनेंट पोजीशन पे है इन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पर। तो इसीलिए हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत है, हमें उन रिजर्वेशन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और हम कैसे FLFP को इंप्रूव करें। तो FLFP मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंप्रूव किया जाए, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंप्रूव किया जाए। तो इट्स फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंप्रूव किया जाए। ओके, नाउ फिर आगे वही बताया गया कि इंप्रूविंग रिप्रेजेंटेशन, क्या हमें रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। अब ये जो है ना, अब ये पूरा डेटा के बारे में, डेटा और उसके साथ साथ बहुत सारी गवर्नमेंट्स के बारे में बताया गया कि लालू गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में क्या इशू है उसके बारे में बताया गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लास्ट में फिर यही बताया गया कि मोर जॉब्स फॉर वुमेन, कि देखो एजुकेशन में आपने रिजर्वेशन दे दिया, एजुकेशन में आपने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया, इट्स गुड, बट अब विमेन को जॉब्स में भी रिजर्वेशन देने की जरूरत है। अगर हमें FLFP मतलब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर इंप्रूव करना है अपना, तो ये लास्ट में उन्होंने बोला है कि हमें जॉब्स में भी विमेन को देने के लिए एक तो सोशल बैरियर्स को हटाना पड़ेगा, और प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल स्कूल एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन है उनमें विमेन को एक तरीके से पुश करना पड़ेगा कि उनको एजुकेशन दिया जाए। और बहुत सारी जो पेंडिंग वैकेंसीज दी हैं, पेंडिंग वैकेंसीज हैं, लाइक इन द हेल्थ सेक्टर, पुलिस फोर्स, टीचिंग एंड द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अराउंड 35% ऑफ द पोस्ट अभी वेकेंट है, वो विमेन को जानी चाहिए। 35% ऑफ दी स्पोर्ट्स विमेन को जानी चाहिए, ये ऑथर ने फाइनली बोला है। Okay, so this is the second editorial, so read it, it's a very very interesting and it's about the basically women empowerment के बारे में, कि women का कैसे लेबर फोर्स में उनका इन्वॉल्वमेंट हो, और कैसे कैसे बेसिकली देखा जाए तो लेबर फोर्स, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए। ओके, चलो मूविंग फर्दर। सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज में देखा जाए तो जरूर राज्यसभा में भी अभी भी बहुत ज्यादा बेसिकली प्रोटेस्ट चलता रहा, अपोजिशन प्रोटेस्ट करती रही राज्यसभा में भी, और प्रोटेस्ट इसी बात पे करती रही कि बिकॉज ऑफ दी पेगासस स्पाईवेयर वाला केस एंड फार्म लॉस को लेकर। इसी के चलते राज्यसभा में प्रोटेस्ट के चलते भी राज्यसभा ने क्या किया, इंसॉल्वेंसी बिल मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कर दिया राज्यसभा से। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी अमेंडमेंट बिल 2021 जो है, ये बेसिकली ऑर्डिनेंस के फॉर्म में था, पहले ऑर्डिनेंस के फॉर्म में था, एंड ऑर्डिनेंस जो था वो अप्रैल 2021 में आया था। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ऑर्डिनेंस को परमानेंट लॉ बनाना है तो उसको विद इन 6 वीक्स, जैसे ही हाउस सेशन में आया हमें पास करना पड़ेगा। ओके, विद इन 6 वीक्स। चलो अब देखा जाए तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी अमेंडमेंट बिल 2021 क्या बोलता है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ना, क्योंकि बताने को बता सकते हैं इट्स अबाउट दी बेसिकली 1 करोड़ रुपीस और ये सारी चीजें, बट वो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता और इतना इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट जस्ट रीड इट कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड नाम की चीज होती है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है क्या, इतना पढ़िए कि व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सो जस्ट गूगल इट एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड टॉक्स अबाउट। ओके, नाउ सो अराउंड 12 बिल पास हुए हैं 10 दिनों में। अभी 10 दिन हुए हैं मॉनसून सेशन को, और देखा जाए इन 10 डेज में अराउंड 12 बिल्स को पास कर दिया गया, और ऑन एन एवरेज हर बिल पर सिर्फ 7 मिनट्स का डिस्कशन हुआ है, ये रिपोर्ट निकल के आई। अच्छा, इसका देखा जाए तो इसका शेयर भी अपोजिशन पार्टीज को देना चाहिए कि अपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही है, और प्रोटेस्ट के बीच में ये बिल पास होते जा रहा है, तो 7 मिनट तो लगेंगे ना बस बिल पास करने में। ओके, मूविंग फर्दर। सो हुआ क्या, एक डीएमके के एमपी थे, है ना, उन्होंने पूछा था कि
कि भैया आप ये बताओ कि तमिलनाडु का बाइफर्केशन होगा क्या, जैसे आंध्र प्रदेश का स्टेट का बाइफर्केशन हुआ था ना अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वैसे ही तमिलनाडु स्टेट का होने वाला है? तो इस चीज पर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने बोला कि तमिलनाडु का ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना ही ऐसा कोई प्रपोजल है कि हम उसको बाइफर्केट करने वाले हो टू और मोर स्टेट्स में, और ना ही हम अदर स्टेट्स का कोई प्रपोजल डाला हुआ है। तो अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि किसी स्टेट का बाइफर्केशन होने वाला हो, ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है। और लास्ट जो स्टेट जिसका बाइफर्केशन हुआ था, वो बाइफर्केशन के साथ साथ स्टेट से यूनियन टेरिटरीज में भी कन्वर्ट हो गया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, बट इन ईयर 2019 जब आर्टिकल 370 हटा तो उसको स्टेट में कन्वर्ट, पहले तो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, बाइफर्केट किया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में, और दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया। मूविंग फर्दर, सो ये वही इंटरव्यू है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने क्लैरिफिकेशन दी कि अच्छा ये पॉलिटिकल वाला है तो नहीं पढ़ना है ना, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू तो पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मूविंग फर्दर, सो यस, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत प्यारी बात बोली है कि गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है, अच्छा गवर्नर की पार्डनिंग पावर क्या कहां पर दी गई है? इट्स डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 161, ओके, 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, है ना। उन्होंने बोला कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर जो है, इट कैन ओवरराइड सेक्शन 433 कैपिटल ए ऑफ द सीआरपीसी। अच्छा, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि सेक्शन 433 कैपिटल ए ऑफ द सीआरपीसी क्या बोलते हैं। सेक्शन 433A ऑफ द सीआरपीसी सेज कि अगर किसी प्रिजनर को 40 इयर्स का इंप्रिजनमेंट मिल रखा है, तब जाके उसकी सेंटेंस जो है वो रिमिट हो पाएगी। अब रिमिट का मतलब होता है डिक्रीज हो पाएगी, छूट मिल पाएगी, है ना। कि जैसे होता है ना कि आपको मान के चलो 14 इयर्स की सजा मिली, तो आपको मिनिमम 14 इयर्स की सजा मिलनी चाहिए, तब जाके आपकी सेंटेंस रिमिट होगी, तब जाके आपकी सेंटेंस कम होगी। ऐसा नहीं कि 7 इयर्स की सजा मिल रखी है तब आपकी सजा 6 इयर्स कर जाएगी, ऐसा सेक्शन 433 कैपिटल में नहीं दिया गया है। बट गवर्नर की पार्डनिंग पावर जो है सेक्शन आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बोलता है कि गवर्नर के ऊपर 433 कैपिटल ए नहीं लगता और वो ओवरराइड कर सकता है। अगर किसी प्रिजनर को 7 इयर्स का इंप्रिजनमेंट भी है या 2 इयर्स का इंप्रिजनमेंट भी है, तो गवर्नर अपनी पार्डनिंग पावर का यूज करते हुए उसकी सेंटेंस का भी लिमिट कर सकता है। बट अंडर द सेक्शन 433 कैपिटल ए, उस प्रिजनर्स का ही सेंटेंस लिमिट होगा जिसको 14 इयर्स वो कम से कम जेल में बिता ले, तब जाके उसको लिमिटेशन मिलेगी। मूविंग फर्दर, सो मिजोरम गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है अपने मिजोरम के रेसिडेंट्स को कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है उसको आप कर्टेल करो, उसको आपको कर्टेल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि असम ने बॉर्डर क्लोज कर दिए, हमने भी बॉर्डर क्लोज कर दिया बिकॉज ऑफ द बॉर्डर क्लैश बिटवीन द टू स्टेट्स मिजोरम एंड द असम। एंड अगर देखा जाए तो असम से बहुत सारी चीजें जो है, कमोडिटीज जो है, वो हम लोग नहीं ले पा रहे, तो ब्लॉकेड आ गया। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन आप थोड़ा रिड्यूस करो, कट डाउन करो, जब तक जो इशू जो है असम और मिजोरम का वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली है कि फॉर डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका कोई भी काम जो है ना अनपेड नहीं होना चाहिए, कोई भी काम अनपेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक इशू रेज हुआ था, बहुत बड़ा इशू रेज हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर्स की जो सैलरीज है वो कट डाउन की जा रही है, डॉक्टर को फाइनेंशियल स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को वैसे डॉक्टर्स को वैसे ही वर्क स्ट्रेस है, तो उनको हम ऊपर से फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं दे सकते, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा उनको, और उनका कोई भी काम अनपेड नहीं होगा। मूविंग फर्दर, सो अगर हम वर्ल्ड न्यूज में देखें तो वर्ल्ड न्यूज में इनॉग्रेशन हो चुका है इब्राहिम राइसी का। तो इब्राहिम राइसी इनॉग्रेटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ईरान, और उनको इंडोर्समेंट जो है, इंडोर्समेंट डिग्री, अच्छा देखा जाता है तो इंडोर्समेंट डिग्री दी जाती है कि जैसे कि गीता होती ना इंडिया में, कि आपको गीता मिल गई तो मतलब भैया आपकी ओथ सेरेमनी हो गई, है ना, वो गीता पे रख के आपको वो देना पड़ता है, या फिर आपको कोई ओथ दिलाता है। तो वैसे ईरान में क्या है, ईरान में इंडोर्समेंट डिग्री होती है। तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडोर्समेंट डिग्री देते हैं जो प्रेजेंट के जो या फिर अपकमिंग प्रेसिडेंट है। सो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है आयतुल्लाह अल खमीनी ने अपनी जो एंडोर्समेंट डिग्री है अपनी प्रेसिडेंसी की, वो इब्राहिम राइसी को दे दी है, उनको दे दी है। तो नाउ इब्राहिम राइसी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द ईरान, ऑफिशियली ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ईरान नाउ।
पहले वो इलेक्शन जीते थे, नाउ ही इज ऑफिशियली दी, पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे, अब इब्राहिम राइसी द प्रेसिडेंट ऑफ द ईरान। ओके, नाउ अब देखते हैं कि ईरान में क्या एडवांसमेंट होता है, प्रेसिडेंशियल चेंज होने से कुछ एडवांसमेंट होगा या नहीं होगा, वो पता लगेगा। क्योंकि ईरान के साथ देखा जाए तो ईरान के इंडिया के भी अच्छे रिलेशंस हैं, बट बिकॉज ऑफ दी यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे, तो ईरान ने फ्यूल लेना, ऑयल लेना बंद कर दिया, सॉरी इंडिया ने ऑयल लेना बंद कर दिया ईरान से, बिकॉज ऑफ दी सैंक्शंस पुट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वही है तो, और इंडिया का ईरान का जो पोर्ट है चाबार पोर्ट, उसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान से उनको कनेक्ट होना है इंडिया को। लेट्स सी क्या एडवांसमेंट होता है, शायद इंडिया के अच्छे रिलेशंस बने, अच्छा है, क्योंकि एस जयशंकर जरूर वहां प्रेजेंट रहे। मूविंग फर्दर, सो यस, सो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी पर्सनल्स, अफगानिस्तान की आर्मीज ने यही बोला है कि अफगान्स को जो है सिटी को इवैक्यूएट कर देना चाहिए, है ना, सिटी को इवैक्यूएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो रही है, अराउंड 40 सिविलियंस की डेथ हुई इन अराउंड 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स, और ये कांधार सिटी की बात चल रही है। तो कांधार की बात करें तो इट्स इन दी नॉर्थ साउथ ईस्ट ऑफ दी अफगानिस्तान या ईस्ट ऑफ दी अफगानिस्तान। तो कांधार हमारे इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए और इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कांधार में एक प्लेन हाईजैक हुआ था, है ना, सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें तालिबान ने इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करी थी उस प्लेन को हाईजैक से हटाने के लिए। ओके, सो दिस इज द वर्ल्ड न्यूज। और अगर हम देखें तो ऑन दी इकोनॉमिक न्यूज, इंसॉल्वेंसी कोड, वही बात जो डिस्कस की थी अपन ने फर्स्ट नेशनल न्यूज में कि वो पास हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग जो नेशनल न्यूज बची हुई है, इट्स टोटली अबाउट दी आपका, इट्स टोटली अबाउट दी समथिंग कंपनीज का न्यूज। और स्पोर्ट्स न्यूज में देखा जाए तो स्पोर्ट्स न्यूज में वेरी वेरी सैड न्यूज फ्रॉम द ओलंपिक्स कि इंडिया का जो सेमीफाइनल मैच था बेल्जियम के साथ, इंडिया हार गया, इंडिया लूज दी सेमीफाइनल मैच, बट हाँ इंडियन हॉकी टीम अभी भी ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती है। ओके, उसका कंपटीशन होगा, उसका ब्रॉन्ज मेडल का कंपटीशन होगा, तो अभी भी देयर आर चांसेस कि इंडियन हॉकी टीम मेडल लेके आ सकती है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।